नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आज हम देश के एक बड़े समाज सुधारक, देश के एक बड़े क्रांतिकारी नेता और जिनके बिना राष्ट्रीय आंदोलन जिनके बिना अधूरे हैं, उस व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहे हैं। उन व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उनका नाम है, या हमारे टॉपिक का आज का नाम होगा महात्मा गांधी जी। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी, तो सबसे पहले बात करें कि महात्मा गांधी जी तो एक थे व्यक्ति जिनका नाम था करमचंद जी, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के थे पिता, ठीक है। और इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई, पुतलीबाई। और गांधी जी का जो पूरा नाम था, कंप्लीट नाम था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात वाले क्षेत्रों में बाप का नाम बेटे के नाम के साथ में लगता है, तो इसलिए करमचंद इनके पापा का नाम था और इनके जो बचपन का नाम था, जो इनका मूल नाम था, वो था मोहनदास। तो इसलिए इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये मुख्यतः वैसे तो थे, ये वैश्य समुदाय के बनिए थे और इनकी जाति के बारे में भी कई जगह ऐसा माना जाता है कि ये तेली समुदाय से थे। तेल निकालने का काम करते थे, तो तेल सरसों वगैरह का नहीं निकालते थे, तेल निकालते थे फूलों का। यानी इनके जो पूर्वज थे, गांधी जी के पूर्वज, वो इत्र का व्यवसाय किया करते थे। और गांधी जी जो है, ये गांधी जो शब्द है, ये इनके ना जाति है ना गोत्र है, केवल ये एक इनको टाइटल दिया गया था। और वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये इत्र का कार्य करते थे। इत्र में सुगंध आती है, गंध आती है, इसलिए ये गंध से एक शब्द बना और वो शब्द बना गांधी, कि भाई इत्र में आती है गंध, सुगंध आती है, और उस सुगंध से, गंध से ही धीरे धीरे आगे चलकर गांधी बना। इसलिए ध्यान रखें, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है, गांधी जी की माँ का नाम पुतलीबाई है, और गांधी जी का जो ओरिजिनल नेम था वो था मोहनदास। तो इनका पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म होता है, जन्म हुआ था, अक्टूबर का महीना था, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869। और वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का हुआ जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। माँ पुतलीबाई और करमचंद गांधी की गांधी जी संतान थे। गांधी जी 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है पोरबंदर में। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पोरबंदर में ही हुई, यानी आरंभिक जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो होती है इनकी पोरबंदर में। प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा होती है पोरबंदर में। और पोरबंदर से इसके बाद में ये उच्च अध्ययन के लिए गए राजकोट, ठीक है। इनके पापा राजकोट के बन गए थे दीवान। करमचंद जी जो हैं वो राजकोट के बन गए दीवान, और राजकोट के दीवान करने के बाद में मैट्रिक तक की पढ़ाई इन्होंने करी राजकोट में, ठीक है। राजकोट में तो इनकी एक किस्सा भी आता है कि अल्फ्रेड एक नाम की कोई स्कूल में ये अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने, गांधी जी ने वहां पर कैटल शब्द की स्पेलिंग लिखी ऐसे। गांधी जी ने कैटल शब्द की स्पेलिंग लिखी। उसी वक्त किसी टीचर ने गांधी जी को कहा कि बेटा ये जो कैटल की स्पेलिंग है ना, ये तुमने लिख रखी है गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता कैटल की स्पेलिंग। कैटल की स्पेलिंग होती है CATTLE, है ना, ऐसे बोले, ऐसे लिखी जाती है, और ये तू किसी बच्चे से टीप ले। गांधी जी ने उस वक्त कहा कि मुझे आता है, ये मेरे हिसाब से ये सही है, और मैं अगर दूसरे का टीप कर करूंगा तो फिर ये तो गलत बात है। तो गांधी जी की ईमानदारी का ये प्रारंभिक नमूना था, जो शिक्षक लोग भी इसके आगे नतमस्तक हो गए थे कि भाई कितना छोटा सा टाबर है, और ये छोटे से बच्चे को, 10-12 साल के बच्चे में एथिक्स, इसकी मोरलिटी, इसकी नैतिक शिक्षा कितनी जबरदस्त है कि इस बच्चे को स्पेलिंग नहीं आ रही, इसको मौका मिल रहा है कि ये टीप ले, और उसके बावजूद ये बच्चा टीपने के लिए तैयार नहीं है।
तो मोरलिटी इनको अपनी माँ से बचपन से ही मिलती है। और वो मुझे लगता है कि पहले के माँ बाप या अब के माँ बाप भी अपने बच्चों में मोरलिटी, निसंदेह नैतिक जो शिक्षाएं होती हैं वो भरते ही है बचपन से, किस्से कहानियों के द्वारा और इन चीज़ों के द्वारा कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है ना, बड़ों के पाँव छूने हैं। ये हमारे समाज के कुछ एथिक्स हैं जो बचपन से बच्चे में भरे जाते हैं। वो अलग बात होती है कि बच्चा उन चीज़ों को किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग में लाता है। तो ये गांधी जी का एक किस्सा था राजकोट स्कूल का। गांधी जी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई यहाँ पर करी। उसके बाद में गांधी जी को फिर जाना था कॉलेज। उसके बाद में जब कॉलेज जाना था तो गांधी जी कॉलेज यहाँ पर उनका मन नहीं लगा। उसके बाद में उनको भेज दिया जाता है वकालत की पढ़ाई करने के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कि इनकी शादी हो गई थी और इनका जो विवाह हुआ था, जो गांधी जी की पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबाई। कस्तूरबाई मक्कनजी। कस्तूरबाई मक्कनजी एक लड़की जिनसे इनका विवाह हुआ। तो एक बात और ध्यान रखना, कस्तूरबाई मक्कनजी गांधी जी की पत्नी थी। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल, वर्ष वही है 1869। 11 अप्रैल 1869 को इनका जन्म। गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी उनकी पत्नी। तो कस्तूरबाई का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1869 को, ठीक है। और इनका नाम था कस्तूरबाई मक्कनजी। ये भी वहीं पोरबंदर की रहने वाली थी। दरअसल कस्तूरबाई मक्कनजी का नाम इतना बड़ा था तो गांधी जी ने सबसे पहले तो अपनी पत्नी का नाम छोटा करा और उन्होंने कस्तूरबाई मक्कनजी का नाम करा और फिर इन्होंने नाम दिया और वो नाम था कस्तूरबा, ठीक है। इनको कस्तूरबा गांधी जी कहने लगे और प्यार से तो लोग बाद में केवल कस्तूरबाई को कस्तूरबाई कहते थे। कस्तूरबाई को केवल प्यार से बाई कहते थे, बा शब्द से, है ना। बा शब्द का मतलब होता है बाई। जैसे हमारे राजस्थान में देवी को देई बोलते हैं केवल, है ना। देवी कंप्लीट नहीं नाम लिया जाता, केवल दे से काम चला ले, पेमल दे, नेतल दे, है ना, उस प्रकार से। तो ये बाई शब्द का शॉर्ट फॉर्म है बा, है ना। और बाद में तो प्यार से सब लोग इनको बा कहते थे। हालांकि गांधी जी की तो पत्नी है इसलिए वो अपनी पत्नी को बाई थोड़ी कहेंगे, वो तो क्या कहेंगे, कस्तूरबा। गांधी जी ने इनका नाम शॉर्ट में करा और कस्तूरबा कहा और लोग इनको प्यार से बा के नाम से जानते थे। दरअसल इनको 4 पुत्र होते हैं, है ना। वो पुत्रों की बात बाद में बताऊंगा, पहले इनका जो विवाह करते हैं, पहले गांधी जी का ब्याह कराओ। तो गांधी जी का ब्याह होता है 1883 में, जब ये मात्र मुश्किल से 13 साल के थे गांधी जी। उस समय गांधी जी का बाल विवाह हुआ था, है ना। बचपन में ब्याह हो गया 13 साल की उम्र में। 1883 में इनका होता है ब्याह, ठीक है। 1883 में विवाह होता है। जन्म हुआ था कस्तूरबा का 11 अप्रैल 1869 को, जबकि गांधी जी का कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। पोरबंदर के रहने वाले दोनों। दूसरी बात कि इनकी कस्तूरबाई की मृत्यु कब हुई थी। ये गांधी जी से पहले इनका जन्म हुआ और गांधी जी से पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। दरअसल गांधी जी जब भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो उस समय गांधी जी को गिरफ्तार करके और एक आगा खा पैलेस है पुणे में, तो उस आगा खा पैलेस में नजरबंद करा गया था। उसी के दौरान साथ थी कौन, कस्तूरबा। कस्तूरबा उन्हीं के साथ में थी और 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का हो जाता है निधन। और ये कहाँ हुआ था, आगा खा पैलेस। तो आगा खा पैलेस कहाँ है, आगा खा पैलेस है पुणे में। आगा खा पैलेस में इनकी हो जाती है मृत्यु और वहीं आगा खा पैलेस में कस्तूरबा की क्या बनी हुई है, समाधि, ठीक है। तो एक बार दोबारा से, एक बार पीछे से देखें। देखिए, महात्मा गांधी जी पढ़ रहे हैं। पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी जी। माँ का नाम है पुतलीबाई, ठीक है। और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, या पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है पोरबंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि गांधी जी की जो उच्च शिक्षा हुई, मैट्रिक, कहाँ पर हुई, इनकी हुई थी राजकोट में, ठीक है। और ये कैटल वाली स्प्लिंग का मुद्दा भी कहाँ हुआ था, यहीं पर राजकोट में। विवाह हुआ किन के साथ में, कस्तूरबाई मक्कनजी। गांधी जी ने इनका नाम शॉर्ट में क्या करा फिर, कस्तूरबा। और लोग इनको प्यार से क्या कहते थे, लोग इनको प्यार से बा कहते थे, ठीक है। जन्म 11 अप्रैल 1869 कहाँ पर हुआ, राजकोट में, ठीक। फिर हम इनका विवाह करते हैं। विवाह कब हुआ, 1883 में। और फिर इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1944, कहाँ हुई, आगा खा पैलेस में। आगे चलते, 83 में ब्याह हुआ। और पहले ना लड़कियों को विवाह होने के बाद में काफी दिनों तक, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती तब तक ससुराल नहीं भेजते थे।
कितने दिन नहीं भेजेगा एक बाप? शादी करने के बाद में एक ना एक दिन तो ससुराल जाना ही होगा। और कुछ दिनों बाद में, साल 2 साल बाद में, वैसे गांव खेड़ों के लोग बात भी करते हैं कि भाई इतने इतने दिन हो गए ससुराल वाले लेकर नहीं जाते, है ना। पहले लगभग लोगों का ब्याह तो बाल विवाह ही होता था, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में उनका मुकलावा होता। तो कस्तूरबा का मुकलावा हुआ और उनके बाद में इनकी पत्नी इनके ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद में 1885 में गांधी जी को हुआ पुत्र। गांधी जी की पहली संतान केवल 15 साल की उम्र में हो गई थी 1885 में, लेकिन अल्पवयस्क है। अब कस्तूरबा क्या है, अल्पवयस्क है, 15 साल की है ना। और इसी दौरान पहला जो पुत्र हुआ और उस पुत्र की हो गई मृत्यु। गांधी जी का पहला जो पुत्र हुआ था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी वो जीवित संतान नहीं थी। तो गांधी जी के कुल कितने पुत्र हुए? तो गांधी जी के पुत्र जो हुए वो थे 4। जीवित पुत्र है वो कितने? 4। 85 में पहला हुआ है, फिर 88 में हुआ। ठीक है। गांधी जी के पुत्रों को याद करने के लिए सीधी सी एक लाइन याद रखना, 2 तो लाल हैं। एक तो कौन सा लाल है? हरिलाल। एक लाल है मणिलाल। 2 लाल है, एक हरिलाल, दूसरा है मणिलाल। और 2 दास हैं, एक का नाम है रामदास और एक दास का नाम है देवदास। ठीक है। तो गांधी जी के कुल कितने पुत्र? 4 पुत्र। नाम 2 लाल 2 दास। तो लाल तो कौन कौन से हैं? हरिलाल और मणिलाल। दास कौन कौन से हैं? देवदास और रामदास। ठीक। राजस्थान के एक बड़े उद्योगपति थे और उनका नाम था जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जी जो है उन्होंने गांधी जी को खूब पैसा दिया, आंदोलनों में खूब ही साथ रहे, गांधी जी के साथ में थे, बड़े उद्योगपति थे। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। पुत्र नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई गांधी जी के साथ में इतना लगाव था इनका और गांधी जी का भी इनके प्रति बहुत ज्यादा स्नेह था, इसलिए जमनालाल बजाज जी को गांधी जी का कहा जाता है 5वां बेटा। तो 4 बेटे खुद के थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और जमनालाल बजाज। ठीक है। गांधियों में ये कि भाई किस व्यक्ति को कौन सा गांधी कहा जाता है, जैसे राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को है। फिर कोई पूछ ले कि भाई मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आप ध्यान रखना। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन तो बता ही देता हूं और वो है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट है भाई, याद रखना, ये आलिया भट्ट के कुछ भी नहीं लगते, है ना, गोकुल भाई भट्ट। तो इनको कहा जाता है क्या? राजस्थान के गांधी। तो राजस्थान के गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। ठीक। आलिया भट्ट, महेश भट्ट, इनके कुछ भी नहीं लगते, कुछ दूर दराज क्षेत्रों में कुछ नहीं लगते। और ये जमनालाल बजाज जी हमारे राजस्थान के रहने वाले थे, ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। गोकुल भाई भट्ट को हम कहते हैं राजस्थान के गांधी। अब वापस से हम उस टॉपिक पर आते हैं। कौन से टॉपिक पर? गांधी जी की, जहां पर हमने पढ़ाई छोड़ी थी 10वीं पास कराकर। 1888 का साल था जिस वक्त गांधी जी को पहला पुत्र हुआ था, हरिलाल। उसी साल की बात है। गांधी जी को पढ़ाई करने के लिए और उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, वकालत करने के लिए भेज दिया जाता है इंग्लैंड। गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं साल 1888 में। और जाना क्यों है? उच्च शिक्षा के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी गए इंग्लैंड। गांधी जी इंग्लैंड गए, गांधी जी ने वहां पर 3 साल रहे। 1891 में गांधी जी स्वदेश लौटे। गांधी जी अपने देश भारत वापस आ गए 1891 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में। पूरी करने के बाद में यहाँ पर पहले तो उन्होंने एक दुकान खोली अपनी, ठीक है, वकालत नामे की, भाई वकालत लोगों के केस लड़ने के लिए। खास सफल गांधी जी हुए नहीं। अब गांधी जी को एक बड़े मौके की तलाश थी, ठीक है। उस वक्त बड़ा मौका आया साल 1893 में। 1893 में दादा अब्दुल्ला एक नाम के व्यक्ति थे। तो दादा अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए एक अच्छे वकील की जरूरत थी, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए। और ये कंपनी जो थी ना, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, ये कंपनी भारत में नहीं थी, ये थी अफ्रीका में।
ये कंपनी अफ्रीका में काम करती, इसके कुछ लीगल इश्यूज थे। उन लीगल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए इनको एक वकील की ज़रूरत थी, और वो वकील अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहिए। उस वक्त अंग्रेजी भाषा, आज ही हमारे देश में देखो हालात ये है कि अंग्रेजी बहुत वैसे माना जाता है कि अंग्रेजी आती है तो आदमी का कद दायरा ये बड़ा होना चाहिए। बाकी देश की अधिकांश जनता को अंग्रेजी समझ नहीं आती, ना पढ़ी जाती, ना सुनी जाती, ना बोली जाती, है ना। तो उस दौर में 1893 की बात कर रहे हैं साहब, आज से लगभग 150 साल, लगभग 150 सालों का आता है। उस दौर में मुश्किल से गिने चुने व्यक्ति, किसी राज्य में 10-5 व्यक्ति होते थे जो अंग्रेजी समझ बोल सकते थे आराम से फ्लुएंट। और उस दौर में गांधी जी इनको मिल गए, और इनका केस लड़ने के लिए गांधी जी को मौके की तलाश थी बर्थडे की, और इन्होंने गांधी जी को अप्रोच करार कहा कि हमारी कंपनी के कुछ इश्यूज के ऊपर आपको अफ्रीका जाना होगा, वहां पर 1 साल के लिए आपको रहना है। तो गांधी जी प्रारंभ में 1893 में 1 साल के लिए गए अफ्रीका, कंपनी का केस लड़ने के लिए। और अफ्रीका जाते ही गांधी का मन अफ्रीका में रम गया, क्योंकि साल 1893 ही था। गांधी जी रेल की यात्रा कर रहे थे। गांधी जी को लगा कि हमारे देश में जो घटित हो रहा है वो यहां भी हो रहा है, और मैं अपने देश में देशवासियों के लिए जो करूंगा मैं वो यहां भी कर सकता हूं। यहां पर तो उल्टे मुझे पैसे और मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे काम मिल रहा है कंपनी में, ठीक है। मैं अपनी काम धाम के साथ, तनख्वाह के साथ में, और लोगों के लिए आवाज भी उठा सकता हूं। साल 1893 में गांधी जी रेल की यात्रा कर रहे थे, और वहां पहुंचे ही थे कि रेल की यात्रा, दरअसल एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, और इसका नाम था डरबन। डरबन से गांधी जी यात्रा करके गांधी जी को पहुंचना था प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया के बीच गांधी जी, यहां से जाना है गांधी जी को, कहां, प्रिटोरिया जाना है, और बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है, मेरे पिट्सबर्ग, और इस मेरे पिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन के ऊपर गांधी जी प्रथम श्रेणी का टिकट कटवाते हैं, है ना। फर्स्ट को मतलब जो रिजर्वेशन होता है ना, फर्स्ट रिजर्वेशन, उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट कटवाते हैं। गांधी जी आराम से एसी में बैठकर टांग पे टांग रख के यूं किताब पढ़ते हुए आराम से जा रहे थे। उसी दौर में वहां पर दक्षिण अफ्रीका में रूल था कि रेलवे की प्रथम श्रेणी की टिकट पे यात्रा केवल अंग्रेज लोग कर सकते हैं। गोरे लोग, जो काले लोग हैं ना, एशिया के लोग या अफ्रीका के लोग, वो जनरल डिब्बे में यात्रा करेंगे। स्लीपर वगैरह में, ये आज के स्लीपर वगैरह में, इनमें अंग्रेजी यात्रा करा करते थे। तो उस दौर में गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो अंग्रेजों ने देखा कि ये काला सा आदमी है और वो टांग पे टांग रखकर यूं आराम से किताब पढ़ रहा है, इसकी इतनी मजाल कि ये ऐसे पढ़ेगा। नहीं नहीं, गांधी जी को उन्होंने कहा कि भाई साहब उठो रे, कौन हो, बाहर चलो डिब्बे से। गांधी जी ने कहा कि भाई साहब तुम टीटी लगे हो क्या ट्रेन में नए? तो उन्होंने कहा नहीं, टीटी तो नहीं लगे, लेकिन ये डब्बा हमारा है, तुम काले लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? गांधी जी ने कहा कि भाई साहब टिकट लिया है, पूरे के पूरे 50 रुपये दिए यहाँ। तो उन लोगों ने कहा कि देख भाई, सम्मान से अगर जाना है तो उतर, अब ट्रेन से निकल जा, वरना हम धक्के मार कर भी भगा देंगे। हमारे भारत के लोग, उन्होंने कहा कि अच्छा बगार दिखाओ दा, और उन लोगों ने सच में गांधी जी को उस ट्रेन के डिब्बे से बाहर भगा दिया। पूरी रात उस मेरे पिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी ठिठुरते रहे सर्दी में, और उस ठिठुरती सर्दी की रात में गांधी जी ने निश्चय लिया कि मैं इस भेदभावपूर्ण तरीके से, ये रेल के डिब्बों में ये लोग यात्रा नहीं करने देते, ये हरामखोर पता नहीं क्या क्या करते होंगे, अंग्रेज कितने बड़े जुल्म करते होंगे, मैं इन जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और गांधी जी अपना दृढ़ निश्चय करते हैं कि लोगों को उनके अधिकार दिलाऊंगा। और फिर साल आता है 1894 का। 1894 में गांधी जी ने एक लोगों का समूह बनाया, और गांधी जी का पहला संगठन है जिसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने साल 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, जिसे कहते हैं NIC।
नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 में गांधी जी ने इसकी स्थापना करी है। लोगों का समूह बनाया, संगठन बनाया कि भाई हम ना विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना, और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाया करेंगे। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की गांधी जी ने, और ये स्थापना भी भारत में नहीं हुई है, ये भी कहाँ हो रही है, अफ्रीका में। याद रखना 1893 से लेकर 1914 तक के तमाम घटनाक्रम जो होंगे वो गांधी जी के कहां पर होंगे, अफ्रीका में ही होंगे। ठीक, 1994 में स्थापना होगी। फिर साल आता 1899 का। दरअसल 1899 में एक युद्ध हो रहा था अफ्रीका में, जिसे कहा जाता है बोअर का युद्ध। बोअर का युद्ध किन किन के बीच हो रहा था? एक तो ये गोरे अंग्रेज है ना, इन लोगों के बीच, और एक वहां के स्थानीय किसान थे जो बहुत सालों पहले वहां का आ गए थे डच से। ठीक है, उन लोगों के बीच में एक युद्ध हो रहा था जिसे बोअर का युद्ध कहा जाता है। और उस युद्ध में जो तमाम बहुत सारे लोग घायल हुए, मरे, उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना करी। कब करी? 1899 में। ये स्थापना भी कहां पर कर रहे हैं? अफ्रीका में। यानी एम्बुलेंस संघ की स्थापना करी है गांधी जी ने। अपने 1100 स्वयंसेवकों के साथ में गांधी जी ने घायलों और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बचाई। ठीक है, और ये कब हो रहा है? 1899 में। कौन से युद्ध की बात है? बोअर के युद्ध की बात है। ठीक, फिर गांधी जी ने 1904 में अफ्रीका में ही एक आश्रम की स्थापना करी, और उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने अपना पहला आश्रम खोला है, फिनिक्स आश्रम। वो भी कहां पर है? अफ्रीका में ही है ना, अभी अफ्रीका में ही है गांधी जी। गांधी जी के 4 आश्रम, भारत में 2, अफ्रीका में 2। अब भारत में 2 कौन कौन से, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद में। अफ्रीका में कौन से? एक तो नाम है फिनिक्स और दूसरे का नाम है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय से पहले, ठीक 1906 की बात है। 1906 में क्या होता है कि 1906 में एक अंग्रेज एक्ट लेकर आए थे जिसे ब्लैक एक्ट कहते थे, और वैसे इसको कहा जाता था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट। दरअसल हमारे जितने भी लोग थे ना, हमारे भारत के हों या एशिया के जितने भी लोग हों, जिनको सामूहिक रूप से काले लोग कहा जाता है, हमारे लोगों को वहां पर जैसे वर्तमान में आधार कार्ड होता है ना, वैसे पहले एक पहचान पत्र होता, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता हमारे लोगों को, और उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट होते है ना। हालांकि फिंगरप्रिंट ऐसे वर्तमान के मॉडर्न टाइप के नहीं होते थे, लेकिन पहले स्याही में भिगो के और स्टाम्प पैड के जो अंगूठे लगते थे, है ना, उस प्रकार के अंगूठे उस पहचान पत्र के ऊपर होते, और उसको हमेशा अपने साथ में रखना पड़ता। अगर साथ नहीं है तो आपको गिरफ्तार करा जाता, आपको जेल भेजा जा सकता था 1 साल के लिए। तो इस दौरान गांधी जी ने इस ब्लैक एक्ट या एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग करा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कब करा है? सबसे पहली बार करा है 1906 में। कहां पर? अफ्रीका में। कौन से एक्ट के खिलाफ? ब्लैक एक्ट या एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में, कि तुम केवल नस्ल के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, केवल आप रंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हो ना, हमें बराबरी के कोई भी अधिकार नहीं है। हम भी मनुष्य हैं, हमें आप रेल के डिब्बों में अपने साथ नहीं बिठाते, आप हमारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते। हमारे भारत में भी होता था ना, जाति प्रथा है भारत में, तो हम तो जाति देखकर नहीं पीते पानी, कि भाई ये फला जात से है इसलिए पानी नहीं पीना, इनके घर पे चाय नहीं पीनी है ना, इनके लोगों के संपर्क में नहीं आता। अंग्रेज दरअसल रंग के आधार पर करते थे कि भाई भेदभावपूर्ण रंग भेद की नीति, कि तुम ना अगर काले हो तो तुमसे फिर हम संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। वो हमें तुच्छ व्यक्ति समझा करते थे, वो हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कि अक्षम लोग हैं। दरअसल इसी एक्ट के विरोध में, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट या ब्लैक एक्ट के विरोध, गांधी जी ने अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। फिर साल 1900 आता है 1910 में गांधी जी ने अफ्रीका में ही जो सत्याग्रह और आंदोलनों में भाग लेने वाले लोग थे, उन परिवारों के लिए एक फार्म की स्थापना करी, जैसे टॉलस्टॉय फार्म या टॉलस्टॉय
सॉरी टॉलस्टॉय फार्म या टॉलस्टॉय आश्रम कहते हैं। इसकी स्थापना करी है 1910 में गांधी जी ने। कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है। फिर साल आ रहा है 1914-15। ये वो दौर है भारतीय राजनीति का जब भारत में जन जागरूकता ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अपनी स्वतंत्रता को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर उस दौर में लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे थे। ये वही साल है, वही समय है। उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गांधी जी को कहा कि भाई तू ना बहुत साल हो गई तेरे को देश के बाहर गए। 1 साल के लिए गया था, बेटे का बाप, तुझे 20 साल हो गई वहां पर गए हुए। अब तो वापस लौट आ। इस देश को तेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत है। तेरी जैसी विचारधारा की इन लोगों को जरूरत है। इन लोगों को जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो इनका नेतृत्व कर सके। इन लोगों को जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो अपने विचारों के माध्यम से जन जागृति ला सके। तो वहां पर सत्याग्रह कर रहा है वहां के लोगों के लिए, अच्छी बात है। लेकिन हमारे लोगों को भी तो जरूरत है भाई। घर का पूत कमारा डोलर, पाड़ोसिया का 14 फेरा। भाई हमारे वाले लोग तो अपना टाबर है तो डोल रहे फेरा का भरोसे है ना कुमारा, और तो पाड़ोसिया का रोज ना सगाई ले रहा। तो इससे बढ़िया है ना कि तू हमारे देश आ और यहाँ पर लोगों के लिए संघर्ष कर। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस पहुंचते हैं। भारत आ गए। ठीक है। तो भारत आने की तारीख याद रखना, 9 जनवरी 1915। इस 9 जनवरी को जब गांधी जी अपना प्रवास पूरा करके आए थे भारत, इसी दिन को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? 9 जनवरी को। इस दिन हमारे जड़ों से जुड़े हुए लोग, जिनके पूर्वज 100, 250, 60 साल पहले दूसरे देशों में जाकर बस गए, वो लोग जो वहाँ पर अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर बिजनेसमैन बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, सामाजिक कार्यकर्ता बने, एक्टिविस्ट बन गए, है ना, कुछ भी बन गए हो, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे देशों में है, जड़ें उनकी भारत में है। उन लोगों को हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि भाई तुम भारतीय थे। और ये प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी अपने देश भारत वापस पहुंचे थे। ठीक। तो गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसी 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। गोखले जी जब गांधी जी भारत आए तो गोखले जी ने गांधी जी को कहा कि देख भाई गांधी, तू ये मत समझ कि अफ्रीका वाला हाल है यहाँ पर। सबसे पहले गांधी जी ने पूछा कि फिर मुझे क्या करना है, बताओ तो कहाँ आंदोलन करूं जाकर, भाई कहाँ पर धरने पर बैठना है ना, कहाँ भारत माता की जय के जयकारे लगाने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा कि नहीं गांधी मैं तुझे बताऊंगा ही नहीं कि तुझे कहाँ जाकर आंदोलन करना है। सबसे पहले तू भारत में कहीं पर भी तो आंदोलन मत कर, तो कहीं पर भी आंदोलन मत कर। तो सबसे पहले इस देश में घूम 1 साल के लिए, 1 साल तक देश के तमाम इलाकों में घूम, यहाँ के लोगों को देख, इनकी सोच को पढ़, और उसके बाद में तो तुझे जो करना है वो कर, उसके बाद में करना है। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1 साल तक भारत में कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, कोई आंदोलन नहीं करा, बस आराम से भ्रमण कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी मानसिकता पढ़ रहे हैं। और इसी दौर में गांधी जी ने सबसे पहले भारत में पहला आश्रम खोला, और ये मई का महीना था, मई 1915। मई 1915 में गांधी जी ने कहा कि मैं एक आश्रम स्थापित करूंगा, और उस आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी ने अपना पहला आश्रम खोला है भारत में, उस आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम। अफ्रीका में खोला था 1904 में, नाम क्या था? फिनिक्स। 1910 में दूसरा था, उसका नाम था टॉलस्टॉय। भारत में पहला आश्रम बनाया है, उसका नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। मई 1915 का बात है। ये अहमदाबाद एक जगह है गुजरात में, तो अहमदाबाद का एक क्षेत्र है,
और अहमदाबाद का क्षेत्र का नाम है कोरचब। अहमदाबाद के कोरचब क्षेत्र में गांधी जी ने अपना खोला है पहला आश्रम, और ये आश्रम का नाम सत्याग्रह है। कई लोगों को लगता है कि ये आश्रम का नाम साबरमती आश्रम है। साबरमती नाम बाद में पड़ेगा, पहले इस आश्रम का मूल नाम, ओरिजिनल नेम था सत्याग्रह आश्रम। फिर इसे जून 1917 में इस सत्याग्रह आश्रम को अहमदाबाद की एक नदी थी और उस नदी का नाम था साबरमती नदी। इस साबरमती नदी के किनारे पर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इसे फिर कहा जाने लगा कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। ठीक, पहले इसका नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम, और फिर 1917 में इसको शिफ्ट करा गया साबरमती नदी के किनारे। और साबरमती नदी के किनारे माफ कीजिए, साबरमती नदी के किनारे स्थापित होने के बाद में इसका जो नाम बना वो था साबरमती आश्रम। ठीक, अब आता है साल 1917 का ही। दरअसल बिहार में एक जगह है और उस जगह का नाम है चंपारण। चंपारण, और चंपारण में किसान कर रहे हैं प्रोटेस्ट, किसान कर रहे हैं आंदोलन, और आंदोलन की जो जड़ है वो जड़ है नील की खेती। दरअसल बहुत सालों पहले अफ्रीकन ब्रिटिश व्यापारी भारत में आए थे, बड़े बड़े बागान उन्होंने खरीद लिए लोगों से, और उन लोगों से अनुबंध करवा लिए कि आपकी जमीन के 3/20 भाग पर, ठीक है, 3/20 भाग पर आपको एक खेती करनी है, और वो कौन सी खेती करोगे आप? नील की खेती। और इसे 3/20 भाग पर करने के कारण इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति कहा जाता है, और इस 3/20 भूभाग पर आपको करनी है नील की खेती। भारतीय लोगों को भी कुछ मिलता, नील बोते। अच्छा, नील का ना एक दुष्परिणाम भी हुए लोगों के सामने, लेकिन फिर भी हमारे लोग बेचारे, दुष्परिणाम कितने ही हों, लेकिन पेट पूजा के लिए, पेट भरने के लिए आदमी काम करता ही है। जैसे सांबर हो, है ना, और ये तमाम झीलों में काम करने वाले, या अपने गुजरात के कच्छ वाले रण में जो नमक पैदा करने वाले लोग हैं, नमक उत्पादन के कामों में लगे हुए लोग हैं, उनके पैर बुरी तरह खराब रहे, है ना, बहुत भयंकर तरीके से उनके पैर खराब रहते ही है ना, और उनकी जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम है। नमक की झीलों में काम करने वाले लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, हाथ खराब रहते हैं हमेशा उस खारे पानी में रहने के कारण, लेकिन फिर भी आदमी करता है। आदमी को, अच्छा, मूर्ति के कामों में, मूर्ति बनाने के व्यवसाय में लगे लोगों की जीवन प्रत्याशा और भी कम होती है। ठीक है, और उनको एक लगभग 100 में से 2, 4, 10, 15, 20 लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों को एक बीमारी होती है, सिलिकोसिस। ठीक है, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय करते हैं, क्योंकि पेट भरना पहला आदमी का काम है। बगैर कपड़ों के काम चल सकता है, और बगैर भवन या आवास के काम चल सकता है, बगैर भोजन के काम नहीं चलता। लोगों को पेट पालने के लिए नील की खेती भी करनी पड़ी, ठीक ठाक पैसे भी मिलते थे। लेकिन ये वो ही समय था कि जर्मनी में इस दौरान कृत्रिम रंगों का इजाद हो चुका था, यानी जर्मनी ने बना ली थी डाई। और ये जो डाई है ना, ये नील की अपेक्षा ज्यादा स्थायी थी और सस्ती भी थी, बनने में भी सुलभ थी। हमारे तो नील की खेती प्रॉपर, नील की खेती करी जाती, पेड़ उगाए जाते साहब, उनसे फिर नील निकाला जाता। और हालांकि नील जो है ना, दरअसल पहले देखा होगा आप भी, आप तो खैर कम हो गया, पहले लोग क्या करते भाई, सफ़ेद शर्ट रहती है ना, लगभग होते ही सफ़ेद ही कपड़े थे हमारे लोगों के पास पहनने के लिए, रंग बिरंगे तो कहीं थे, तो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते, धोती कुर्ता पहनते। उनको नील वगैरह देखकर प्रेस करके कहीं शादी ब्याह में जाते तो फिर यूं एन फेटा वेटा लगाकर, है ना, बढ़िया तरीके से बिजली से गिराते हुए चलते लोग तो जाते। और जब वो जा रहे थे तो उस दौरान 2-3 दिन में वो नील है जो कपड़ों से निकल जाती। लेकिन डाई बहुत ज़्यादा समय तक रहने लगी, और डाई बहुत लंबे समय तक चलती थी, इसलिए लोग नील का प्रयोग कम करते और इस डाई का प्रयोग ज्यादा करने लगे। अब बाजार में नील के रेट कम हो गए, नील के रेट कम हुए तो नील के रेट कम होते ही किसानों को घाटा होने लगा। किसानों को घाटा हुआ तो इन्होंने अपने बागान मालिकों को कहा कि भाई साहब,
आप ये जो नील की खेती हमसे करवा रहे हो, हर साल हमें नुकसान लग रहा है, कृपया ऐसा करें कि हम दूसरी फसल कर ले यहाँ पर। तो बागान मालिकों को लगा कि ये ना हमें पैसे देंगे, और ये पैसे देंगे हमें, और हम जब दूसरी फसल के लिए इनको कहेंगे तो हम कहेंगे रिश्वत दो भाई साहब। तो इसलिए वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। हमारे किसानों को तो सदैव से लूटा ही गया था, पिछले 2500 साल से लूटा जा रहा था किसानों को। और ये नए व्यक्ति जो अंग्रेज थे, ये नए लूट की डिमांड और करने लगे। लूट तो रहे थे, और ज़्यादा लूट की डिमांड करने लगे। तो उस वक्त लोगों ने, जो कुछ पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने ये दर्द था किसानों का, उसको समझा। दरअसल राजकुमार जी शुक्ल एक व्यक्ति थे। राजकुमार शुक्ल जी जो थे, उन राजकुमार शुक्ल जी ने कहा कि सुनो भाई यहाँ के किसानों, तुम्हारी दशा और दिशा सुधारने के लिए मैं एक व्यक्ति से निवेदन करता हूँ, अगर वो यहाँ आ गया तो समझो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व है। किसानों ने कहा कि बापुड़ा में चाल चलांगा है ना, तो बुलार लाओ अन्य बर छह कुणे। तो उन लोगों ने बताया कि दरअसल वो व्यक्ति है महात्मा गांधी, वो व्यक्ति है मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को आग्रह करा, गांधी जी को कहा राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में आने के लिए। तो गांधी जी पूछ ले आपसे कि गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण गए थे, तो वो व्यक्ति कौन है? राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण में जाकर देखा किसानों की हालत सच में बहुत ज्यादा भयंकर खराब। गांधी जी ने उन लोगों को कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ है। और गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन करा। आंदोलन अपने उसी प्रकार से, उसी जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते थे, उसी तर्ज पर गांधी जी ने यहाँ पर अहिंसक तौर पर आंदोलन करा। याद रखना, गांधी जी का यह पहला आंदोलन था। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन। और कमाल की बात है कि अंग्रेज बागान मालिकों ने घुटने टेक दिए गांधी जी के सामने और कहा कि हम इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त करते हैं और किसानों को स्वतंत्र करते हैं कि तुम्हारी मर्जी हो ना मोटियारो, जो उगाओ, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम नील की खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बढ़िया लगे चावल बो, तुम्हें बढ़िया लगे मक्का बो, और नहीं बढ़िया लगे कुछ मत बो हमारी तरफ से, लेकिन तुम फ्री हो। और ये कि जब बागान मालिकों ने कहा कि यार गोरे लोग थूक कर चाट रहे हैं, इन्होंने 2 मिनट पहले गांधी जी जब यहाँ नहीं आए थे उससे पहले कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि साहब आप जो एग्रीमेंट हुआ उसको तोड़ने की, और अब ये खुद तोड़ रहे हैं। मतलब इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो ऐसी ताकतें हैं जो इसको असाधारण बनाती है। वास्तव में ये आदमी अगर जहाँ जाएगा वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। दरअसल साल 1918 का था, ये तो 1917 का था चंपारण वाला। तो साल 1918 में क्या हुआ कि अहमदाबाद एक जगह है गुजरात में जहां गांधी जी ने अपना आश्रम स्थापित करा था। अहमदाबाद में एक मिल थी और मिल में काम करते थे मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर घटना, साल है 1918, ये है महीना मार्च का। मार्च 1918 में अहमदाबाद में जो प्लेग एक रोग होता है, चूहों से होता था, तो प्लेग जब रोग फैला वहां पर तो भाई छुट्टी कर दी गई कंपनी की छुट्टी कर दी गई। लोगों को कहा कि भाई तुम कंपनी मत आना, क्योंकि थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस हुआ, सब की छुट्टी कर दी गई कि भाई तुम लोग से एक आदमी से दूसरा आदमी संपर्क में आएगा तो वायरस ज़्यादा फैलेगा। वही हाल प्लेग का था, प्लेग भी सेम प्रकार से फैलता, तो इसलिए लोगों की छुट्टी कर दी गई। अब मजदूर अपने घर पर है, ठीक है, कंपनी बंद है। कंपनी वापस आए लोग, तो उन्होंने जब काम करने लगे तो उन्होंने कंपनी के मालिकों से कहा कि भाई हमें कुछ पैसा दो आप, क्योंकि हम 2-4-6 महीने घर पे बैठे रहे। मालिकों ने कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है कि भाई तुम्हें पैसे दिए जाए, हालांकि हम तुम्हें देंगे कुछ थोड़ा बहुत रुपये कि तुम अपना घर खर्च चला सको, कुछ तो देंगे, चिंता मत करो। तो दरअसल प्लेग के बोनस का विवाद था। और बोनस का विवाद क्या था कि 2 कैटेगरियां बनी हुई थी, एक तो थे मजदूर और एक थे कंपनी के मालिक। जो कंपनी के मजदूर कह रहे थे कि हमें 50% बोनस चाहिए, और इधर से कंपनी के जो मालिक थे वो कह रहे थे कि नहीं भाई आपको हम देंगे 20%, तुम्हें राजी हो तो ले लो और नहीं राजी हो तो कोई बात नहीं, कल से अपने कंपनी मत आना। मजदूरों को लगा कि यार ये ज्यादती है हमारे साथ में,
और इन लोगों ने नाम सुन ही रखा था कि चंपारण में ऐसे एक आदमी आया था, और वो आदमी हमारे यहाँ पर आया 35-40 साल का एक अधेड़ सा व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, और वो जहाँ जाए और वो ऐसी ऐसी बात करता है, लोगों के साथ बैठ जाता है वहाँ पर ही, फिर ऐसा मानो कि मुद्दा उनका सॉर्ट आउट। तो इन लोगों ने सोचा, अहमदाबाद जो मजदूर थे, इन्होंने कहा कि यार गांधी हमारा है, हमारा आदमी दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करे, हमारी नहीं करेगा क्या? तो इसलिए इन्होंने गांधी जी के पास संदेश भेजा कि कृपया एक बार बापूड़ा मार्ग नकाड़े देख ले। तो गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद गए तो वो मजदूरों के साथ में उन्होंने मुलाकात करी, मालिकों के साथ में, कि क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे इनको तुम? तो उन मालिकों ने कहा कि भाई साहब हम 20% दे रहे हैं, ये 50% मांग रहे हैं। तो कहा कि आप दोगे नहीं? बोल 20% से आधा परसेंट ऊपर नहीं देंगे। एक की बात छोड़ो, 21 क्या 20.5 से नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा कि देना पड़ेगा मुन्ना, देना पड़ेगा। और गांधी जी कहते हैं कि नहीं दोगे तो लो, मैं यहाँ आज क्या करता हूँ, भूख हड़ताल, कि मैं, तुम जब तक नहीं दोगे तब तक मैं भूखा बैठा रहूँगा, मैं एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। और वहाँ पर मेंटली प्रेशर पड़ा, और गांधी जी के साथ में जितने लोग थे उन्होंने कहा यार एक आदमी अपनी खातिर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। और लोग जुड़े उनके साथ में, धीरे धीरे और लोग जुड़े। कंपनी के मालिकों को लगने लगा कि भाई साहब जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है, हो सकता है कंपनी के एक एक बुल्ट बांट नहीं आए लोगों के, कंपनी का सामान उखाड़ कर ले जाएंगे ये लोग, है ना। और उनको डर लगा, गांधी जी के पास में गए, उन्होंने कहा कि भाई प्लेग में हमारी कंपनी भी बंद थी, नुकसान हमें भी हुआ है, इनको हुआ, हम 20% दे रहे हैं ना, ये 50% की मांग कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा पहले वो नहीं होता, हमारे यहाँ पर बिचौली होते हैं, भाई कोई भैंस पाट डाला हुआ है कि भैंस पाट डाला, घर भैंस खरीदवा हुआ है, कोई पाडा खरीदवा हुआ है, तो वह आता ही खाएगा, भाई मैं तो 10,000 रुपया अपना घर का मांगा है, घर का भी अपना चंट आदमी है, वन बेरो है कि ये 2,000 को माल है, 20,000 मांगा, 20,000 देगा। और ऊ के बाद में जब वह कहेगा कि नहीं भाई ना 20,000 को माल तो को ना, वह फिर लगाओगा 500 रुपया, फिर आप ना कौन जचे, फिर धीरे धीरे आपका मांगा, फिर बत्ती आऊंगा, फिर आप मायसू एक आदमी शक्तिमान के नया आओगो, है ना। और फिर वो खगो ना तेरी ना मेरी, बीच को माल है, 2,000 रुपया में ये सौदो कर दो, और फिर वो सौदो हो जाए। वैसे ही हुआ, मजदूर 50 मांग रहे, मालिक कितना दे रहे, 20। गांधी जी ने कहा ना तेरी ना की, कितने पर मुद्दा सॉर्ट आउट करो, 35% पर। और ये मुद्दा हुआ 35% के ऊपर कि भाई 35% आप ना दे दो, कि भाई 35% देने के ऊपर कंपनी वाले राजी हो गए कि भाई इन मजदूरों को बोनस दे दिया जाएगा 35%। याद रखना, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा भारत में? चंपारण। गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल भारत में कौन से आंदोलन में करी? अहमदाबाद आंदोलन में। ठीक है, तो गांधी जी के 2 आंदोलन 17 में, मार्च 18 में, दोनों सफल। और यहां से लोगों के बीच में गांधी और पॉपुलर। अब दरअसल उसी 1918 की बात है, और बात है खेड़ा की। खेड़ा पड़ता है गुजरात में, और खेड़ा में किसानों की दुर्दशा हो रही थी। तो खेड़ा के किसान है ना, वो कर रहे थे आंदोलन। और ये जो आंदोलन चल रहा था, और ये बात है नवंबर 1918 की। ठीक है, नवंबर 1918 में गांधी जी को बुलाया जाता है खेड़ा, गुजरात में। गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं। वहां पर दरअसल पिछले कुछ सालों से अकाल पड़ रहे थे, और अकाल पड़ने की वजह से किसानों की हालत ज्यादा खराब थी, और उनके ऊपर जो भू राजस्व लिया जाता था, टैक्स लिया जाता जमीन के ऊपर, वो भरने की नौबत में नहीं थे। और इस नौबत में भयंकर तंगी में गुजर रहे थे वहां के किसान। और गांधी जी यहाँ पहुंचते हैं। गांधी जी ने इन लोगों को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों से बात करता हूं। और गांधी जी ने आंदोलन करा, और गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल हुआ। गांधी जी ने अंग्रेजों ने जो इनके पीछे बचे हुए टैक्स थे वो माफ करे, और जिन लोगों से लिया वो टैक्स अंग्रेजों ने वापस लौटाया। तो याद रखें फिर से कि गांधी जी ने भारत में 3 आंदोलन करे हैं। पहला आंदोलन 1917, कहाँ पर? चंपारण में। दूसरा आंदोलन मार्च 1918, कहाँ? अहमदाबाद में। तीसरा आंदोलन नवंबर 1918, कहाँ पर? खेड़ा में। ठीक है, 3 आंदोलन हुए, जिनमें गांधी जी का
पहला आंदोलन किसानों से संबंधित था, याद रखना है, ठीक है। ये आंदोलन चंपारण तो किससे संबंधित था? किसानों से। और ये जो दूसरा है गांधी जी का, ये मजदूरों से संबंधित है, ठीक है। तो ये औद्योगिक आंदोलन है, ये गांधी जी के औद्योगिक आंदोलन की श्रेणी में आता है, ठीक है। और पहली बार भूख हड़ताल भी गांधी जी कहाँ कर रहे हैं? अहमदाबाद वाले में, ठीक। फिर आता है साल 1919। ये वो क्रूशियल टाइम है हमारे देश के इतिहास का कि इस समय एक एक्ट आता है भारत में, और उस एक्ट का नाम है रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट भारत में आया, और ये जो रोलेट एक्ट था, इसमें प्रावधान क्या थे? सर, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये कमीशन भारत आया, और उसमें कहा कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर हम गिरफ्तार कर सकते हैं, कि हमें लगेगा कि भाई ये आदमी ना आराम से बैठा है, चलो आदमी, पुलिस आई घर पे, उठाया कि चल भाई कहाँ, जेल में, क्या बात हो गई, तू ना बम बनाता है? बोले नहीं, मैं तो नहीं बनाता। बोले मुझे लगता है कि तू बम बनाएगा। कब बनाऊंगा? बोले तू 1-2 साल बाद में बनाएगा। बोले ये तो कोई बात नहीं यार, 1-2 साल बाद बनाऊंगा। बोले नहीं, हमें लगता है कि तू बम बनाएगा बाद में, यानी हमें संदेह है इस बात का कि तू बम बनाएगा या तू बनाता है, और तू चल पहले। और उस व्यक्ति को जेल में ले जाकर ठोक दिया, ठीक है, जेल में आराम से। अच्छा, उससे कोई उसका परिजन मिल भी नहीं सकता, ना वो अपनी अपील कहीं कर सकता, ना वो अपना वकील कर सकता। अंग्रेज जब तक उस व्यक्ति को खुद की मर्जी से, जब तक वो चाहे तब तक जेल में रख सकते थे। इसलिए इस रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, अपील कि ना तो आदमी अपील कर सकता, ना दलील कर सकता, और ना ही क्या कर सकता, वकील कर सकता। तो इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है। और गांधी जी ने कहा कि भाई साहब, ये अंग्रेज बेशक लेके आए हैं, लेकिन कानून कैसा लेकर आए हैं? ये गोरे हमारे भारत में कैसा कानून लेकर आए हैं? काला कानून लेकर आए हैं। ये आदमी, भाई किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार करोगे, और संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके आप जेल में डाल दोगे? नहीं, ये गलत बात है। इसी रोलेट एक्ट के विरोध में देश में आंदोलन हो रहे थे, पूरे देश में, कई सब जगह। बात दरअसल पंजाब वाले क्षेत्रों की है, बात अमृतसर की है। अमृतसर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है सतपाल मलिक। ये अमृतसर वाले क्षेत्रों में इस रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। बात है 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल 1919 की। 10 अप्रैल 1919 के दिन इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके ठीक 3 दिन बाद वैसाखी एक त्योहार आता है पंजाबियों का, ठीक है। पंजाबियों का त्योहार है कौन सा? वैसाखी। कितनी तारीख को आएगा? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन पंजाब अमृतसर के एक बाग था, और उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, सारे के सारे लोग। अच्छा, इकट्ठा होने के पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण तो कौन है? ये 2 नेता। कौन कौन से? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। 2 नेता ये, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी कितनी तारीख को हुई है? 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, और एक दूसरा है कि इस दिन कौन सा त्योहार पड़ रहा है? वैसाखी का। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, वैसाखी का। इस दिन त्योहार पड़ रहा है कौन सा? वैसाखी का। तो वैसाखी का त्योहार है, और उन 2 नेताओं की गिरफ्तारी, इसके पीछे लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी। दरअसल इसके ठीक पहले वहां पर मार्शल लॉ लागू था, मार्शल लॉ है ना, और सेना का शासन लागू था। और ये मार्शल लॉ की वजह से, और धारा 144 लगा दी कि कोई भी 3 व्यक्ति एक जगह नहीं इकट्ठे होंगे,
कोई भी 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, ना कोई सभा होगी ना कुछ और। उन अनपढ़ लोगों को, आज भारतीय गांव में लिटरेसिटी की रेट क्या है, उस दौर में क्या हुआ करती होगी, उस दौर में मुश्किल गांव में 1-2 आदमी पढ़े लिखे मिला करते होंगे। उस दौर में लोगों को क्या पता कि मार्शल लॉ क्या है, धारा 144 क्या होती है। और यहाँ पर लोग अपने त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ पर दरअसल जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर उस वक्त एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने कहा कि भाई इन लोगों को सेना लेकर आए। और दरअसल ये बाग किस प्रकार से था, ये बाग इस प्रकार से था, ये 3 ओर से बंद था, ये एक ओर से इसका गेट था, ठीक है, ये गेट था। और ये जो गेट था इसके ऊपर जनरल डायर ने फोर्स खड़ी कर दी, अपनी सेना। और इन लोगों पर, ये जो अंदर बैठे हुए हैं, बीच में कुआं था यहाँ पर, इन लोगों को, ये जो आप शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, इन लोगों पर यहाँ से अपने सैनिकों को आदेश दिया जनरल डायर ने कि इन लोगों पर गोलियां बरसाओ और बरसाते जाओ। तुम ये नहीं देखना तुम्हें कि भाई किनको गोली लग रही है। और सैनिकों ने गोलियां चलानी जारी रखी और तब तक गोलियां बरसाई इन सैनिकों ने, तब तक कि इनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। ये कुछ भी नहीं देख रहे, लोगों को चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी, भागने का मौका नहीं मिला, गेट के ऊपर खड़े थे, बहुत सारे लोग इस कुएं में कूद गए। कुल मिलाकर बहुत बड़ा नरसंहार करा जनरल डायर ने यहाँ पर। और उसके बाद, अच्छा इसके बाद का देखना, यहां से फिर ये चले गए सेना अपनी लेकर, कि पीछे जो मर गए सो मर गए, चलो छोड़ो, जिन लोगों को गोलियां लगी और जो लोग घायल हो गए उन लोगों को तो अस्पताल पहुंचाए नहीं, ये वापस यहां से चले गए। और उसके जाने के बाद यहाँ पर सरकारी आंकड़े, ब्रिटिश रूलर ने जानकारी दी कि 379 लोग मरे, कि 379 लोग मरे थे बोले इस घटना में। वैसे कई लोग बताते हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ था इस जलियांवाला बाग में। बहुत व्यापक नरसंहार था जलियांवाला बाग का। और उसके बाद भारतीयों ने कड़े प्रतिशोध करे, लोगों ने नारेबाजी करना शुरू करी, लोगों ने विरोध जताया। उसके बाद एक कमीशन बना और उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, इस जनरल डायर पर। और हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई और हंटर कमीशन ने केवल इतना कहा कि जनरल डायर की वास्तव में गलती है कि उसने भारत के लोगों के ऊपर गोलीबारी लगाई, चलाई, है ना। लोग आंदोलन कर रहे थे लेकिन भारतीयों की गलती है। भारतीयों की गलती ये है कि मार्शल लॉ लग रहा था, उसके बावजूद सभा क्यों कर रहे हो भाई तुम। इसलिए हम जनरल डायर को दोषी तो मानते हैं लेकिन इतना ज्यादा दोषी नहीं मानते कि इसको सजा दें। तो इसको भारत में इसको नौकरी करनी नहीं है, इसको भारत से सेवानिवृत्ति दे दो, भारत में नौकरी करने के काबिल नहीं है, इस व्यक्ति को रिटायरमेंट कर दो, बस इतनी बड़ी सजा दी है। हंटर कमीशन बैठा, हंटर कमीशन ने केवल इतना कहा कि जनरल डायर की वास्तव में गलती है लेकिन ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, बस इसको रिटायरमेंट कर दो, ये माथे सटिया गया आदमी, इसको इंग्लैंड भेज दो बस। उसके बाद हंटर, ये जनरल डायर लंदन जाता है, वहां पर इसका बड़ा सम्मान होता है, ठीक है। बहरहाल वापस हम लौटे इस घटनाक्रम पर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और इससे पूर्व एक एक्ट आया था जो इसकी जड़ था, उस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। दरअसल अब होता क्या है कि इन दोनों आंदोलन की वजह से, ये 2 आंदोलन भारत में घटित हो चुके थे, इनकी वजह से गांधी जी के मन में भी असंतोष पनपा। क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत सालों से अंग्रेजों के समर्थक थे, हालांकि खुले समर्थक नहीं थे, लेकिन गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज ना ठीक ठाक आदमी है और भारत की दशा सुधारने के लिए भी कुछ ठीक ठाक कदम उठा रहे हैं। दरअसल पहले विश्व युद्ध में 1914 में गांधी जी ने, इन लोगों ने कहा भी था कि जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध को जीत लेंगे, है ना, और इस युद्ध से फ्री होंगे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने सोचा कि यार सही बात है। अच्छा, उस वक्त कई लोगों ने यह भी कहा था कि तुम ना ऐसा करो कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, है ना, और हम अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दें तो अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। उस समय गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये हमारी भूल है, कोई व्यक्ति कहाँ पर उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, डरा हुआ है, और उस व्यक्ति के उस वक्त आक्रमण करना, उस व्यक्ति पर चोट करना, ये मानवता नहीं है।
दरअसल गांधी जी ने बहुत सारे हमारे सैनिक भर्ती करवाए अंग्रेजी सेना में, जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए दूसरे देशों में गए। और उस दौरान कई लोगों ने गांधी जी को कहा कि ये भर्ती करवाने वाला सर्जेंट है, ये भर्ती करवाने वाला दलाल है, दलाल तक कहकर संबोधित करा था गांधी जी को। अब गांधी जी को लगने लगा था कि ये अंग्रेज वास्तव में इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, और गांधी जी अब एक बड़े मौके की फिराक में हैं। और गांधी जी दरअसल चाहते हैं कि हम अंग्रेजों का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने फिर चलाया एक आंदोलन, और उस आंदोलन की नींव पहले रखी जा चुकी थी 1920 में, और उस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दरअसल 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट करा है। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी चाह रहे हैं कि हम अब अंग्रेजों का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे, और ये जो है वो आंदोलन 1920 में स्टार्ट होगा, नाम है असहयोग आंदोलन। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।